हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि किस तरह से कार्बन के परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके किसका निर्माण करता है, सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। अब इस भाग में हम समझेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में कि कार्बन के अंदर ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण यह प्रकृति में इतने व्यापक रूप में यौगिकों का निर्माण कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अनेक वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है और हम स्वयं भी किसके बने हुए हैं, कार्बन के यौगिकों के बने हुए हैं। तो कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। इस सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति के कारण ही कार्बन क्या कर पाता है, बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण कर पाता है। वैसे कौन से गुण हैं जिसके कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में इन यौगिकों का निर्माण कर पाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन के अंदर क्या है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और यह गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। यानी कि कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन परमाणु के साथ में तीसरे कार्बन परमाणु के साथ में जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है। श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेंगे इनमें कार्बन की या तो लंबी श्रृंखला हो सकती है या फिर शाखाओं वाली श्रृंखला हो सकती है, या ये वलय के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। कार्बन के जो परमाणु हैं ये एक रिंग के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं और इन यौगिकों में एकल बंध मिल सकता है, द्विबंध मिल सकता है या फिर त्रिआबंध हो सकता है। तो यदि मान लीजिए कोई ऐसा यौगिक है जिसके अंदर क्या है, कार्बन के परमाणुओं के बीच में एकल आबंध होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। और यदि इसमें द्वि अथवा त्रिआबंध है कार्बन के बीच में तो क्या होगा, ये जो यौगिक होंगे ये क्या कहलाएंगे, असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और बच्चों, कार्बन के यौगिकों में जिस हद तक, जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ऐसा किसी और तत्व में नहीं मिलता है। कार्बन का जो आबंध होता है यह बहुत ही प्रबल होता है और इसी कारण क्या होता है, ये बहुत स्थायी होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत अधिक संख्या में कार्बन क्या करता है, यौगिकों का निर्माण करता है। इसके अलावा दूसरा गुण देखते हैं कि जो कार्बन है ये क्या करता है, संयोजकता कितनी है इसकी, 4 है। इसीलिए कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ में या फिर एकल संयोजक तत्वों के साथ में क्या करेगा, ये आबंध बनाता है। जैसे हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर और क्लोरीन, तो ऐसे तत्वों के साथ में ये कार्बन क्या करता है, यौगिकों का निर्माण करता है। तो इसीलिए विशेष गुण वाले ऐसे यौगिक बनते हैं जिसमें क्या होगा, इनके जो गुण होंगे वो किस पर निर्भर करेंगे, तो कार्बन के ऊपर या फिर जो दूसरा तत्व इन यौगिकों में उपस्थित होता है उस पर इनके गुण निर्भर करते हैं। इसी तरह से कार्बन अन्य तत्वों के साथ में जो आबंध बना रहा है तो ये आबंध भी कैसे होते हैं, बहुत ही प्रबल होते हैं, जिसके कारण ये यौगिक स्थायी होते हैं। इसके अलावा कार्बन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो इसीलिए इसमें प्रबल आबंधों का निर्माण होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म है इसे नाभिक क्या करता है, मजबूती से पकड़े रखता है। जबकि जो बड़े परमाणु वाले तत्वों के अंदर आबंध बनते हैं ये कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आकार कैसा है, छोटा है, तो नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को जो है वो मजबूती से आकर्षित किए रहता है। तो इसीलिए ये जो बंध होते हैं ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इन्हीं कारणों के कारण कार्बन जो है वो अनेक यौगिकों का निर्माण करता है। अब समझते हैं हम कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो हैं उनके सूत्र और संरचना हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, 2 कार्बन वाला कोई यौगिक बनाना है, तो सबसे पहले क्या करूंगी, दोनों कार्बन के जो परमाणु हैं उन्हें एक बंध के द्वारा मैं आपस में जोड़ दूंगी। उसके बाद में क्या करेंगे, कार्बन की जो शेष संयोजकता है उसको संतुष्ट करने के लिए हमें हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जो एथेन है जिसका सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। इसके सूत्र और संरचना हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों कार्बन को एक आबंध के द्वारा जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन कैसा होता है, चतुसंयोजक होता है, जबकि इस स्थान पर जब हमने कार्बन को इस तरह से लगाया है तो कार्बन की जो अभी 3 संयोजकता है वो कैसी है, असंतुष्ट है। तो इनको संतुष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन के परमाणु जोड़ देंगे। तो इस तरह से किसका निर्माण हो जाएगा,
ये हो जाएगा C2H6 एथेन का सूत्र हम लिख सकते हैं। इसकी बिंदु संरचना यदि हम देखें तो किस प्रकार की होगी, देखिए यहाँ पर ये क्या है, 2 कार्बन के परमाणु है और इनके बीच में क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो C2H6 है एथेन है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझा सकते हैं। चलिए दूसरा यौगिक देखते हैं। नेक्स्ट यौगिक हम लेते हैं एथीन। तो एथीन का जो सूत्र है वो क्या होता है, C2H4 होता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, 2 कार्बन के परमाणु को एकल आबंध के द्वारा जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, हमें 4 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो हमने क्या कर दिया है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि अभी भी क्या हो रहा है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक संयोजकता कैसी रह रही है, असंतुष्ट रह रही है। तो इसको संतुष्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे तभी संतुष्ट कर पाएंगे जब कार्बन के बीच में क्या हो, द्विआबंध हो। तो इस तरह से लिख सकते हैं, हमने क्या कर दिया, दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से हो जाएगी, ये एक कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन परमाणु हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं और हाइड्रोजन के 2 अन्य परमाणु के साथ में भी क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बंध आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से हम एथाइन का संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। क्या होता है एथाइन का सूत्र, C2H2। तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब हमने कार्बन कार्बन को दर्शा दिया, अब हम एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगाएंगे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगा देंगे। तो अभी भी इन दोनों कार्बन की 2 संयोजकता असंतुष्ट है। तो उसको संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, एक दोनों कार्बन के बीच में एक त्रिआबंध का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो कार्बन परमाणु के बीच में यदि मान लीजिए द्विबंध या त्रिआबंध होता है तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। और ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं ये कैसे होंगे, कम अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इन कार्बन यौगिकों के श्रृंखलाओं, शाखाओं और वलय के बारे में कि किस तरह से ये श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होंगे, शाखाओं के रूप में व्यवस्थित होंगे या फिर वलय के रूप में कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंखला के रूप में। तो यदि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, तो क्या नाम देंगे हम इसे, मेथेन, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH4। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, एक कार्बन परमाणु के साथ में 4 जो है वो हाइड्रोजन के परमाणु जोड़ दिए हैं। यदि मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा और सूत्र क्या हो जाएगा, C2H6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्या करा है, प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ में 3 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन, और सूत्र हो जाएगा C3H8। तो श्रृंखला के रूप में हमने क्या कर दिया है, 3 कार्बन परमाणुओं को जोड़ दिया है और प्रत्येक कार्बन की हमने क्या करी है, हाइड्रोजन के साथ में संयोजकता को संतुष्ट कर दिया है। इसी तरह से यदि 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन और सूत्र हो जाएगा इसका C4H10। तो यहाँ पर भी हमने इन चारों कार्बन को जो है वो एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित कर दिया है और फिर हाइड्रोजन के द्वारा हम इनकी संयोजकता को संतुष्ट कर देते हैं। यदि मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है, तो नाम क्या होगा इसका, पेंटेन, और सूत्र हो जाएगा इसका C5H12। और यदि कितनी है कार्बन परमाणु की संख्या, 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन और सूत्र हो जाएगा इसका C6H14। तो ये सब क्या है, देखिए श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है। अब यदि हम देखें 4 कार्बन वाले परमाणुओं की तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। इसका जो कंकाल बनेगा, कार्बन कंकाल, वो 2 प्रकार से बन सकता है। एक इस प्रकार से बन सकता है श्रृंखला के रूप में, सीधी श्रृंखला के रूप में, और ये हो जाएगा एक शाखीय श्रृंखला के रूप में। अब क्या करेंगे हम, इन कार्बन परमाणु की संयोजकता को यदि हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट करें तो कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। 2 संरचना बन गई है। देखिए ये जो श्रृंखला है ये कैसी है, सीधी श्रृंखला है, जबकि ये क्या है, शाखित श्रृंखला है। जबकि हम देखें कि दोनों का सूत्र क्या है, एक ही है, कितना है, C4H10 है। तो इनका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना कैसी है, इनकी भिन्न भिन्न होती है। तो इन यौगिकों को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयव होते हैं। क्या कहेंगे हम कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सीधी या शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के परमाणु वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि जो साइक्लोहेक्सेन है, सूत्र क्या है इसका C6H12, तो इसके अंदर कार्बन के परमाणु इस तरह से एक रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, कार्बन की जो संयोजकता है उसे हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट कर दिया है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। तो ये क्या हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन की संरचना हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सीधी श्रृंखला वाले, शाखी श्रृंखला वाले या चक्रीय कार्बन यौगिक जो होते हैं ये संतृप्त अथवा असंतृप्त दोनों रूप में पाए जा सकते हैं। अभी हमने देखा था कि जो साइक्लोहेक्सेन था उसके अंदर सभी आबंध कैसे थे, एकल आबंध थे। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें बेंजीन की C6H6 की, तो यहाँ पर देखिए कार्बन के परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड भी होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, ये असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है। तो इस तरह से ये जो यौगिक होते हैं ये संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो यदि मान लीजिए केवल यौगिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित हैं तो ये सभी यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और यदि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर क्या है, सिर्फ एकल बंध है, तो वो क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाएंगे। और यदि हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो अगर इनके अंदर क्या है, एक या अधिक दोहरे आबंध है, डबल बॉन्ड है, तब तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। और यदि एक या एक से अधिक क्या है, त्रि आबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। जिनमें सिंगल बॉन्ड है उन्हें हम कहेंगे एल्केन, जिनमें डबल बॉन्ड है उन्हें कहेंगे एल्कीन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, हम उन्हें एल्काइन कहते हैं। तो इस तरह से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था संरचनात्मक समावयव क्या होंगे, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होंगे लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। तो यहाँ पर पेंटेन के लिए हम 3 संरचनात्मक समावयव बना सकते हैं। देखिए पहले हमने सीधी श्रृंखला के रूप में बनाया है, 5 कार्बन परमाणु को हमने व्यवस्थित कर लिया है और हाइड्रोजन के द्वारा इनकी संयोजकता को संतुष्ट कर दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन पेंटेन। दूसरा देखें हमने क्या किया है, 4 कार्बन परमाणुओं को इस तरह से श्रृंखला में व्यवस्थित कर दिया है और जो दूसरे नंबर का कार्बन है उस पर हमने क्या लगा दिया, एक मैथिल समूह लगा दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट है यहाँ पर हमने 3 कार्बन की श्रृंखला ली है और जो दूसरे नंबर का कार्बन है उस पर हमने क्या किया है, दोनों और 2 मैथिल समूह लगा दिए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो इस तरह से हम पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयव बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक को विशाल संख्या दिखाई देती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कार्बन के अंदर कौन कौन से गुण हैं। एक तो कार्बन क्या करता है, अन्य तत्वों के साथ में जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन आदि के साथ में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध का निर्माण करता है। इसके अलावा कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ में आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। तो इन गुणों के कारण ही कार्बन क्या करता है, अनेक यौगिकों का निर्माण कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। तो साइक्लोपेंटेन के अंदर कितने कार्बन परमाणु होंगे, 5 होंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, C5H10 हो जाएगा। और यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखे, हमने 5 कार्बन के परमाणु लगाए हैं और फिर इनकी संयोजकता को हमने संतुष्ट किया है हाइड्रोजन के परमाणुओं के द्वारा। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।